यार फोटोग्राफी में लेंस चाहिए, माइक्रोस्कोप में लेंस चाहिए, टेलीस्कोप में लेंस चाहिए, देखने के लिए आई करेक्शन के केस में भी लेंस चाहिए, कितनी सारी जगह हमको लेंस चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं ये लेंस होता क्या है, ये लेंस बनता क्या है, कर्व्ड सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो भाई अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। प्लेन सरफेसेस से बहुत टाइम हो गया था, नाता छोड़ते हैं, बढ़ जाते हैं आगे और बढ़ते हैं कर्व सरफेसेस की तरफ। जब आप कर्व सरफेस की बात कर रहे हो तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यह आपके पास एक मीडियम है, यह कंप्लीट मीडियम है और ये मीडियम में जो कर्व स्टार्टिंग वाली सरफेस है वो कर्व्ड है। ये पूरा का पूरा एक मीडियम है और इसके आगे की सरफेस कर्व्ड है और यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो उस कर्व्ड सरफेस पर हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझो जरा अच्छे से। पहले इस डायग्राम को समझाता हूं और इस डायग्राम को समझो। सबसे पहली चीज यहां पर हमारे अजम्पशंस, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज है। यहां पर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट ये आ रहा होगा, बाबा जी पॉइंट साइज की इमेज लेने से क्या होगा, डेरिवेशन आसान हो जाएगा, बड़ी इमेज ले लो, बड़ी ऑब्जेक्ट ले लो, उससे भी काम हो जाएगा, मगर चीजें थोड़ी टिपिकल हो जाएंगी। काहे के लिए मुश्किल करना, आसान चलने दो, पॉइंट साइज से काम चल रहा है। दूसरी चीज, रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं तो एंगल बहुत छोटा बनेगा, इसीलिए हमने ये अजम्पशन लिया है ताकि डेरिवेशन आसान हो जाए। कई लोग सोचते हैं आसान चीजें क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एबीसीडी तुम्हें नर्सरी में सिखाई थी ना, जब तुम ऑप्टिक्स में हायर लेवल पर जाओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, बट पहले एबीसीडी तो सीख लो। इसीलिए यहां पर हम कुछ अजम्पशन ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, तो एंगल्स बहुत छोटे बनेंगे। साइन थीटा जहां पर भी लिखना पड़ेगा वहां अपन थीटा लिख देंगे। तो गौर से देखो, सबसे पहले तो एक रे तो तुम्हारी स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, वो रेडियस जो होती है वो सरफेस पर नॉर्मल होती है, और ये देखो ये तो सेंटर से ही पास हो रही है लाइन, तो इसका मतलब है नॉर्मल है। नॉर्मल तो I0 तो R0। ठीक, अब ये रे यहां पर पहुंच गई। जब ये रे यहां पर पहुंच गई तो अब आपसे कहा जाएगा कि ये रे कहां जाएगी, रेयर से डेंसर जा रही है। पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे वाले का N2 है, वो डेंसर है। ये बात भी समझ में आ गई, मगर कहां जाएगी तो उसके लिए आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो अगर गौर से देखो, मैंने येलो सर्कल बनाया है तुम्हारे लिए, और वो येलो सर्कल इसीलिए बनाया है ये क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि कर्व्ड सरफेस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, और इसका जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपके पास, वो सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से जो लाइन जा रही है जो ग्रीन कलर की, वो बन जाएगा नॉर्मल। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ऑब्वियसली जब रे जा रही है रेयर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये रे फाइनली यहां आ जाएगी और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके बाद मैंने कुछ और एंगल भी लिए हैं। देखो प्रिंसिपल एक्सिस, अपन सब जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना, जो सेंटर होता है कर्व सरफेस का उसे बोलते हैं पोल P, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट है कर्व सरफेस, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल इमेज बना रही है, मैं दिखा देता हूं तुमको, लो देखो, ये जो एंगल इमेज बना रही है, ये है जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रही है, दैट इज अल्फा। ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो इमेज बना रही है वो बीटा, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपने नॉर्मल बनाया था, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है गामा। अल्फा बीटा गामा आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, बुक्स में ऐसा दिया रहता है इसलिए हमने लिया है। आप phi1 phi2 phi3 ले लो, क्योंकि मुझे यहां पर जो फॉर्मूला निकालना है वो u v और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालना है, और अल्फा बीटा गामा का नहीं निकालना है। बट डेरिवेशन को आसान करने के लिए मैंने ये सारी चीजें की हैं। क्यों की हैं थोड़ी देर के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने बूटी सेक्शन में।
बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने तुम सबसे कहा था कि सबसे पहले आएंगे अपने पापा पिक्चर में, यानी कि स्नेल्स लॉ, जो हो जाएगा 1n2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन r2। ये हो गया। इसके बाद आपके पास साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, क्योंकि मैंने कहा था रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल बहुत छोटा बनेगा। एंड यहां पर यूज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो मैंने तुम्हें बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में तुम्हारे पास ये दोनों इंटरनल एंगल्स पता हैं, तो इन दोनों का सम, ये जो एक्सटर्नल वाला एंगल है, उसके बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें भी अपन को। इसके बाद फाइनली लास्ट स्टेप तुम यूज करने वाले हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बस तुम आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लेकर आओगे ताकि तुम उसको डिस्टेंस के साथ रिलेट कर सको, और फाइनली एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो कितनी जल्दी कहानी खत्म। पहले स्नेल्स लॉ के बाद साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, फिर आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि डिस्टेंस को रिलेट कर सके। कैसे रिलेट करोगे? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पूरा पैटर्न तैयार है, लॉन्च कर दो, लॉन्च पैड पर आ जाओ। सक्सेसफुली मार्स तक पहुंचना है अब अपन को, और इस बार तो चंद्रयान लैंड होकर ही रहेगा, है ना? नहीं है क्या? होगा, 100% होगा। इसरो है ये, छोड़ती नहीं है किसी को। खैर, सो मैंने अप्लाई कर दिया स्नेल्स लॉ, मेरी पहली स्टेप थी। अगर आप गौर से देखो तो इस डायग्राम में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R। मैंने वही किया और मैंने लिख दिया 1n2 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R1। अगर मैं आपसे कहूं थीटा बहुत छोटा है तो साइन I इज नियरली इक्वल टू I, साइन R इज नियरली इक्वल टू R। तो यह आ जाएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू वो जो रिलेशन था ना, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में, 1n2 इज n2 बाय n1। तो मैंने लिख दिया इसको n2 बाय n1 इज इक्वल टू I बाय R, और R इधर चला गया, I के पास चला गया n1, तो ये आ जाएगा n2 इंटू R इज इक्वल टू n1 इंटू I। कुछ नहीं किया है अभी, स्नेल्स लॉ लगाया पहली स्टेप। दूसरी स्टेप साइन थीटा को नियरली थीटा लिख दिया, और n1 n2 को n2 बाय n1, ये तो अपन लिख ही सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 तैयार। अगली स्टेप क्या बोली थी मैंने आपसे कहा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कब लगेगी? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे तो आई की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लाओ, आर की वैल्यू लाओ, जो भी जिन दो टर्म्स में आ रही है। आ जाओ जरा जल्दी से फिर से उस ट्राइंगल की तरफ, उस अपनी कर्व सरफेस की तरफ। अब कर्व सरफेस को अगर तुम देखो तो मुझे चाहिए है अब आई, और आई के साथ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है। तो क्या ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है जो मैंने दिखाया है? अगर इसमें देखो तो अल्फा और गामा आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों, और आई एक्सटीरियर है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस गामा। ठीक है, याद रखना, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब यहीं पर अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे आर चाहिए, तो आर के साथ कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है बाबा जी, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ये देखो, इसमें इंटीरियर क्या है? आर है, और क्या है? बीटा है, और एक्सटीरियर क्या है? गामा है। तो आप क्या लिखोगे? आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो गामा क्या आ जाए? तो आर क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। भाई दो चीजें लिखी हैं, एक लिखा है आई का ट्राइंगल, एक लिखा है आर का ट्राइंगल। आई के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई थी अल्फा प्लस गामा, और आर के लिए मेरे पास वैल्यू आ गई थी गामा माइनस बीटा। यही वैल्यूज आई थी। भाई जल्दी से रख दो इनको, और जैसे ही तुम रखोगे, आई की वैल्यू तुम्हारे पास है अल्फा प्लस गामा, आर की वैल्यू है तुम्हारे पास गामा माइनस बीटा। इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और रख दो। तुम्हारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी n2r इज इक्वल टू n1i, जैसे ही इसमें रखोगे तुम्हारे पास आ जाएगा n2 इंटू आई की वैल्यू रख दी अल्फा प्लस गामा, n2 इंटू आर की वैल्यू रख दी गामा माइनस बीटा। गामा वाले सेपरेट कर दो, ओपन कर दिया, गामा वाले सेपरेट कर दिए, अल्फा बीटा वाले सेपरेट कर दिए। सबसे लास्ट स्टेप बची है अब तुम्हारे लिए, और वो लास्ट स्टेप क्या है तुम्हारी? वो लास्ट स्टेप तुमसे ये कह रही है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए फिर से लेकर चलता हूं आपको उसी डायग्राम की तरफ। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे चाहिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हाँ बाबा जी ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये है एंगल अल्फा। तो अगर आप देखो तो वैसी बेसिकली ये अपन यहां पर जब परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो आर्क बनेगी, और ये आपके पास हो जाएगा पी डैश वाला पॉइंट जो बुक्स में होता है। बट क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, रेज बहुत पास हैं,
तो ये जो P से लेके P' तक की डिस्टेंस है ना, ये बहुत पिद्दू सी होगी। अब मैं उसको डायग्राम में बना के तुम्हें कंफ्यूज करता, उससे अच्छा है मैंने अजम्पशन लिख दिया, और अजम्पशन में ये कंसिडर भी हो गया कि जो PP' डिस्टेंस है ये बहुत कम है, तो यार इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, आर्क हो गई है तुम्हारे पास, ये देखो गौर से, ये आर्क हो गई है तुम्हारे पास PM, बेसिकली वो P' है, जो P' को अपन P मान के चल रहे हैं, और ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी U। बट क्योंकि जब अपन लोग रे के ऑपोजिट जाते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव, और जब अपन रे की डायरेक्शन में जाते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव, इसीलिए जब आप इधर जा रहे हो तो आप लिखोगे -U, और जब आप उधर जा रहे हो तो आप लिखोगे +U। तो यहां पर जो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू हो गई PM/U विथ माइनस साइन। अगर आप बीटा को देखें तो बीटा के लिए भी एंगल तो यही बनेगा, बट डिस्टेंस हो जाएगी V, तो बीटा का एंगल आ जाएगा PM/V। अगर आप गामा की बात करें तो गामा के केस में आपके पास अगेन वो आर्क है PM, मगर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी R। तो यार अल्फा हो गया PM/U माइनस क्योंकि इधर है, बीटा हो गया PM/V क्योंकि इधर है, प्लस गामा हो गया PM/R, वो भी इधर है इसीलिए प्लस। तो यार ये देखो, ये हो गया आपके पास अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज। ये जो है ये U है, ये V था, ये R था, तो अल्फा आपके पास आ गया PM/-U, बीटा आ गया PM/V, गामा आ गया PM/R। अब रख दो भैया फॉर्मूले में ये जो तुमने निकाली थी इक्वेशन, N2 - N1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू रख दी। क्या रखी मैंने गामा की वैल्यू, PM/R। इसके बाद बीटा की वैल्यू PM/V, अल्फा की वैल्यू PM/-U। PM कॉमन आ गया, ये देखो PM कॉमन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया N2 - N1/R इज इक्वल टू N2/V माइनस N1/U। N1 क्या है, वो पहला मीडियम जहां से रेस जा रही है, ऑब्जेक्ट जहां रखी हुई है, और N2 क्या है आपके पास, दूसरा वाला मीडियम। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है, इमेज डिस्टेंस। कहानी खत्म हो गई है, पैसा हजम हो गया है, और ये आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला था वो भी खत्म हो गया है, और इतनी आसानी से समझ में भी हमको आ गया है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक और होता है जो हमारे पास होता है कॉनकेव सरफेस के लिए सेम डेरिवेशन। ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए था, वो कॉनकेव सरफेस के लिए आपसे पूछते हैं। वैसे तो पूछते नहीं है, कभी भी ये मेंशन नहीं करते कि कॉन्वेक्स के लिए निकालो कि कॉनकेव के लिए निकालो, बहुत टाइम से मेंशन नहीं किया। तो ये कॉन्वेक्स वाला कर लो, कॉनकेव वाला करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैंने तुमको लिंक नीचे दे दी है। अगर कॉनकेव का करना है, मेरा सजेशन है कॉन्वेक्स से काम चल जाएगा। अगर फिर भी मन में एक वहम है कि नहीं कॉनकेव वाला भी करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाओ और क्लिक करो, आपको मिल जाएगा कॉनकेव के साथ भी एक डेरिवेशन। तो इस वीडियो में बाबा जी ने आपको कर्व सरफेस का एक बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन करा दिया है। अब हमें बढ़ना है लेंस बनाने की तरफ, यानी लेंस मेकर फॉर्मूले की तरफ। कैसे लेंस बनेगा, क्या होगी उसकी फोकल लेंथ, क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ रिलेशन, ये सब पर अपन बात करेंगे। मगर नेक्स्ट वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।